अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन हर गुजरते दिन के साथ भारत का जो पहलगाम इंसिडेंट था उसके हवाले से ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करनी पड़ रही है। भारत की तरफ से जितने पुअर तरीके से इस वाक़े को बुना गया और फिर उसमें जिस तरीके से जो एविडेंसेस की बात की गई, अब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अमेरिका से भी बयानात आ रहे हैं और दीगर इलाकों से भी, कि ख़ास तौर पर भारत को ये देख लेना चाहिए कि आया उस वाक़े के चंद मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद करना सरासर ज़्यादती होगी। फिर ख़ुद भारत के अंदर बहुत से शहरियों की तरफ से इस किस्म के पैगामात भी आ रहे हैं कि जब हम जिंदा हैं तो फिर हमारे हवाले से जो कोट किया जा रहा है कि हम इस वाक़े में अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है। फिर इस हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें भी जिनके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है कि चाहे पुलवामा का वाक़या हो, चाहे उड़ी का वाक़या हो, तमाम के तमाम वाक़यात में जितना बढ़ चढ़ कर भारतीय मीडिया क्लेम करता रहा है वो भी सरासर गलत है। अब देखना होगा कि इस हवाले से एक जो और प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर अब बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर 2 रोज़ पहले ये बात तो कर दी है कि अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर पाकिस्तान इसको जंगी इक़्ताम करार देगा, लेकिन इससे बढ़कर ये भी तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस किस्म की प्रेस ब्रीफिंग ज़रूर करे, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर एक एलामिया जारी करे जिसमें यह कहा जाए कि भारत ने अगर इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद किया है तो फिर सबूत भी सामने लाए जाएँ। और ये जो डिमांड है ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर सिख कम्युनिटी की तरफ से की जा रही है, जिनसे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे और ये जानेंगे जो कि जिनकी राय है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर बगैर वक्त ज़ाया किए भारत से सवाल करना चाहिए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने लगा दिया लेकिन सबूत कहाँ हैं, सबूत भी सामने लाए जाएँ। इसी के ऊपर बात करने के लिए तफसीलन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ सरबराह हैं आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं लंदन से। पन्नू साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन नज़र आ रही है, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? भारत की तरफ से ज़्यादा कोई इश्तियाल अंगेज़ कोई काम हो रहा है या कहीं आपको लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो टेंशन है इसके कोई बुरे असरात भी पड़ेंगे? गलती किसकी महसूस होती है आपको? जी भैन, पाकिस्तान के सारे भैन भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ done by the Indian agencies during the visit of American Vice President. And it cannot be a coincidence. A coincidence ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 36 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ JD ਵੈਂਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 25-26 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ they want to blame Pakistan, they want to isolate Pakistan ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। that sells terrorism, the word terror sells for India। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। So it's on one hand to blame Pakistan, isolate Pakistan as a sponsor of terror. On the other hand, to win the Hindutva votes and win the elections in the Bihar. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है भी ਇਹਦੇ बैकग्राउंड की है। अच्छा, लेकिन पन्नू जी अगर आप भारत को समझते हो, उसकी साइकी को समझते हो, तो आप ये बताइएगा कि इससे पहले पुलवामा में भी जिस तरह ड्रामा रचाया गया, उड़ी में जो कुछ हुआ, फिर कुलभूषण हमारे सामने है और उसके बाद जो पायलट भी यहाँ भारतीय पकड़ा गया था उसको जिस तरीके से पाकिस्तान ने भेजा और फिर उन्होंने उसको हीरो डिक्लेयर कर दिया, आपके ख्याल में ये जो प्रोपेगेंडा करने की भारत कोशिश कर रहा है, खुद भारत के अंदर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये 10 मिनट 15 मिनट में किसी मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सरासर ज़्यादती है। आपके ख्याल में इसमें भारत अपना केस इतना मजबूत नहीं कर सका तो फिर ये सारा ड्रामा रचाने की ज़रूरत क्यों महसूस की है उसने? देखो, मजबूत नैरेटिव कर सकिया या नहीं कर सकिया, दैट इज ए सेकंड पार्ट, बट द क्वेश्चन इज के हमला हुंदा पहलगाम टूरिस्ट एरिया है, 700,000 आर्मी है, 5 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है, 100 किलोमीटर दूर जड़ा है वो बॉर्डर है। सो वो ये दसन की कोशिश कर रहे हैं
ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵਿਦ ਨੋ ਟ੍ਰੇਸ। 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਰਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ within 10 minutes ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਹੋਲ 500 ਚੈਨਲਸ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੋਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। Nobody even questioned whether somebody bought their narrative कि Pakistan is involved or Pakistan trained militants are involved, Kashmiri freedom fighters are involved। ਕਿਸੇ ਨੇ question ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ what proof do we have it। This lies, the responsibility lies on the Pakistan government, on the Pakistan Prime Minister कि ਭਾਈ there should be an international press conference in which Prime Minister ਸਿੱਧਾ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ where is the proof, give me the evidence। Without evidence, without investigation, how can you target Pakistan? How can you target all these issues? Somebody has to take a active and not a passive approach to this India, which is going to make the existential threat to the people of Pakistan and existence of Pakistan। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ and diplomacy ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। Somebody has to take a hard stance, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ नहीं ਵਧਣ देंगे। ਅਸੀਂ स्टैंड ਲੈ ਰਹੇ हैं ना खुलेआम, ये स्टैंड लेना पैना किसी ना किसी ਨੂੰ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी वैसे कोशिश करना चाहिए कि उनसे ये बेसिक सवालात तो करे। लेकिन अब ये बताइएगा कि दो बातें हो रही हैं कि या तो भारत ने ये ड्रामा इसलिए रचाया क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने हैं, दूसरा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के ऊपर उनकी नज़र है, उसके ऊपर कब्जे की बातें हो रही हैं, तो इसलिए भी वो ये माहौल बना रहे हैं। आपके ख्याल में इस पूरे ड्रामे की वजह क्या हो सकती है? देखो ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। that is to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਨਸ ਥਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਥਰੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੋ ਕਾਲਡ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਟੂਰਿਸਟ ਆਰ ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ? ਸੋ ਦ ਫੈਕਟਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਆਲ these reasons what you are stating can be the reasons behind this attack to alienate the public support or the international support from Pakistan, designate and label Pakistan as a sponsor of terrorism, and make sure that they win the Hindutva elections once again। ठीक। अच्छा पन्नू जी, ये बताइएगा कि भारत खुद दहशतगर्दी में किस हद तक मुलव्विस है, और ख़ास तौर पर आपकी कम्युनिटी को जिस तरह सालों से टारगेट किया जाता रहा है, कनाडा में वाक़यात हुए, आप लोग खुलकर इस पर बात करते रहे। आपके ख्याल में आखिर वजह क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के उस चेहरे के बारे में, आप लोगों की जो पूरी स्ट्रगल है उस बारे में किस हद तक कन्विंस हो सकी है और भारत को उसका असल चेहरा दिखाने में कामयाब हो सकी है? आपको नहीं लगता कि आपकी जो आवाज़ है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारत के अब इस किस्म के जो खोखले दावे हैं वो अब सही साबित नहीं होते नज़र आते इंटरनेशनल कम्युनिटी को? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ, ਹੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਸੋ ਲਾਊਡਲੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ that he is running assassinations in Canada। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ raw officials ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਹੈ when they attempted to kill me। there is a raw official who is the most wanted in FBI। UK is investigating, Australia is investigating, Italy is investigating, every country is investigating the role of Narendra Modi's government in transnational violent repression।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। We have a free hand over here to peacefully and democratically do our Khalistan referendum. That's why our next referendum is going to be in Washington, D.C., from where the politics of the country runs on 17th of August. Because we state and we tell 15th August is not the Independence Day for Sikhs. ਵੀ ਅਸੀਂ 1950 ਤੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ that nobody is going to come forward. Besides, we are seeking support from the Pakistan and the Pakistan army. Now is the time to take a decisive action. They cannot be quiet. They cannot be passive. अच्छा पन्नू जी, ये बताइएगा कि अब ये तो बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल असूल की बात के ऊपर हैं, और इसमें सही मौक़िफ़ अपनाने की अगर कोशिश की जाए तो भारत के बारे में ये तमाम चीज़ें सामने लाने में मुश्किल नहीं पेश आएगी। लेकिन आपके ख़्याल में जो इम्पोर्टेंट तरीन इंसिडेंट्स हुए टेररिज्म से रिलेटेड पिछले कई सालों में, दिलचस्प बात यह है कि उसमें से ज़्यादातर केसेस बीजेपी की हुकूमत के होते हुए ही हुए। क्या वजह है कि कांग्रेस की जब हुकूमत होती है तब दहशतगर्दी के इस किस्म के वाक़यात टेररिज्म के नहीं होते, लेकिन बीजेपी की हुकूमत आती है तो उस हवाले से कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि ज़्यादातर इंसिडेंट्स जो हैं वो इन्हीं के टेन्योर में होते हैं। ये खुद क्या फैसिलिटेट करते हैं? ये चाहते हैं कि लाइमलाइट में रहें? ये अपने ही शहरियों की जानों को ख़तरे में क्यों डालते हैं? नहीं, मैं I don't agree with this one. The successive Indian governments starting from the Congress, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ 500,000 ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਐਂਡ 500,000 ਸਿੱਖਸ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। This was done by Congress. And from 1947 until this BJP government started coming in 1999, ਉਸ ਵਕਤ millions of Muslims ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਕੀਤਾ, minorities ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। That is a one part of a, there is a pro-Indian campaign also going on which is against only BJP. They just want to have a regime change. The successive governments are an existential threat to Pakistan. 1971 तक बीजेपी नहीं सी, उस वक्त तक कांग्रेस सी जिसने बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। This is a wrong narrative which they are trying to sell ਕਿ ਜੇ regime change ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। The matter of fact is it is the Indian system that is the enemy of Pakistan. This is the Indian system which does not want to see the Pakistan as a neighboring country, which is responsible. It is the Indian system that is responsible for the genocide of Sikhs, attacks on the gurdwaras. पन्नू साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि भारत ने वैसे तो पाकिस्तान ने भारत के हवाले से बड़ी मेजर सैंक्शंस जो हैं वो लगाई हैं अपने एयर रूट के हवाले से, तिजारत के हवाले से और दीगर चीज़ों पर। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव रही है पाकिस्तान की तरफ से वो ये कि उन्होंने सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इस जेस्चर को आप किस तरीके से देखते हैं? This is a good gesture, but we need to see some actions than the gestures. This must be all these gestures should be translated into some action plan so that we can liberate Punjab from the Indian occupation. Pakistan Zindabad, Khalistan जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, सरबरा आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस, हमारे साथ यकीनन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्सट्रीम एक्शन क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान को एक्टिव होना चाहिए, पैसिव पॉलिसी नहीं होना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब आज फरमा रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मुमकिन हो सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तो भारत की तरफ से इतने संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान को अपने किरदार को अगर शफाफ रखना है तो यकीनन सबूत भी मांगने पड़ेंगे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद बात करने जा रहे हैं कि पानी की तकसीम और पानी के हवाले से जो नहरों का मसला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दरमियान मौजूद है, इस पर आज अहम तरीन इजलास हुआ। किस हद तक पीपल्स पार्टी मुतमईन हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा अहम तरीन इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। मुश्तरका मफदात कौंसिल का ये इजलास था जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए और यकीनन तवक्को की जा रही थी कि इसमें जो नहरों का मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवलीन मसला है और इसके ऊपर बड़े अरसे से खिंचाव की कैफियत मौजूद है, उसके ऊपर भी यकीनन खुलकर बात की गई होगी। क्या फैसले हुए किस हद तक और पीपल्स पार्टी किस हद तक मुतमईन हुई है, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और सीनियर वजीर भी हैं शर्जील इनाम मेमन साहब मेरे साथ मौजूद है। शर्जील साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाएगा कि वैसे तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी लेकिन किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस कर सके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो 2 मई को इजलास था वो अभी वो हुआ है और अभी उसकी जो फाइनल एलामिया आ जाएगा और फाइनल एलामिया के बाद ही जो है मैं सबको कमेंट कर सकूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक, अच्छा, लेकिन सर ये फरमाएगा कि वैसे तो ये 2 मई को एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना, उससे थोड़ा पहले बुला लिया गया, तो इसका में बड़ा एक हिस्सा आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने डाला होगा क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बिलावल साहब की मीटिंग भी हुई थी। देखिए जी, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की थी जी। और प्रिंसिपली ये एग्री हो चुका था कि कैनाल का मंसूबा जिसमें पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत और सिंध की आवाम को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खदशात हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये उसी की कड़ी ये थी कि आज जो है CCI की मीटिंग हुई है जी। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिएगा कि आज वे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले थे उनकी तरफ से भी हड़ताल थी कराची में, वो भी गालिबन आपने प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी जिसमें वो हड़ताल भी ख़त्म हो गई है। इसमें कितना एफर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक इल्ज़ाम थोड़ा सा हुकूमत पर भी लग रहा था कि जी वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं और सड़कें ब्लॉक हैं, कहीं पीपल्स पार्टी ने इसमें अपना हिस्सा तो नहीं डाला, हालांकि आप लोग तो कई जगहों पर ये कह रहे थे कि सड़कें बंद ना की जाएँ। देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था कि जो अभी तक ट्रैफिक वो बंद है और बिलियंस ऑफ रुपीस का सामान उन ट्रक्स में मौजूद है और लोग जो हैं उनकी आमदोरफ्त वो बंद है और पूरे पाकिस्तान से जो है वो जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब्जियां, जानवर, माल मवेशी, सब चीज़ें, ये बहुत ही एक सीरियस इशू था। तो इसीलिए वो ट्रांसपोर्टर के खदशा काफ़ी हद तक जायज़ थे, मैं हमारी गलत बात नहीं करूँगा और उसकी वजह से ही आज मेरी उनसे बात हुई और हमने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आज रात तक जो है ये जैसे ही कैनाल वाला मसला CCI की मीटिंग के बाद आ जाएगी, जो स्टेटमेंट आ जाएगी ऑफिशियली, उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम ऑल स्टेक होल्डर को हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है कि जल्दी वो लोग उठें और हमने उनको इसके अलावा भी प्रोटेस्टर्स को रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है वो साइडों में बैठ जाएं, किसी ग्राउंड में बैठ जाएं, मेन रोड्स को ब्लॉक ना करें क्योंकि लोगों के लिए बहुत मतलब वो प्रॉब्लम होता है। तो शर्जील साहब, अभी भी ऐसे कुछ इलाके मौजूद हैं या सड़कें मौजूद हैं, हाईवेज़ वगैरह, जहां पर ये ब्लॉकेज है, या आपको लगता है कि वो तो कराची में एहतजाज हो रहा था जो ख़त्म हुआ है, और कोई ऐसे कैनाल्स हैं जहां पर ये हो रहा है और आप उसको ख़त्म करवा सके हो? जी है, 2-4 स्पॉट्स है जहाँ पे धरने हैं जिसकी ज़्यादा ट्रैफिक में खलल है जी। और वही हमारी कोशिश है कि वो उन मुजाहिरीन से भी हमने गुजारिश की है कि आप वो रास्ते खोल दें। तो उन्होंने कहा कि जी कैनाल का इशू हो जाएगा, एलान में आ जाएगा तो फिर हम खोल देंगे, हम उसका वेट कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सिर्फ ये फरमाइएगा सर कि आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं उसके ऊपर अगर तो हतमी तौर पर येस और नो हो जाए तो इसके बाद कोई बातचीत के लिए गुंजाइश मौजूद होगी, या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो आखिरी इक़दाम था, उन्होंने कहा था जब तक मुतमईन नहीं होते तब तक इस पे काम नहीं करेंगे, तो उस पे कुछ पीपल्स पार्टी भी कुछ अपने रिजर्वेशंस पे पीछे हट सकती है एक आध कदम? नहीं, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने काफी जैसे दिखाई और प्राइम मिनिस्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं जी कि उन्होंने भी काफी जो है इस चीज को सीरियसली समझा है। तो उम्मीद है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे। तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वक्त से पहले इजलास का होना, और फिर ये कि जिस तरह प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा जा रहा है, जिस तरह गंडापुर साहब भी फरमा रहे थे कि नहरों के ऊपर तमाम सूबों का मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी है और कोई भी सूबा किसी भी सूबे के वसाइल को किसी सूरत में हड़प करने की कोशिश नहीं करेगा, और ख़ास तौर पर KP की रिजर्वेशंस के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। लेकिन जिस तरह शर्जील मेमन साहब का ये कहना था कि जब तक पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती है जब तक कि इस हवाले से फुल फ्लैज एलामिया हुकूमत की तरफ से ना जारी किया जाए। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इस वीकेंड पे सोशल मीडिया पर 2 पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस होती रही। एक मरतबा फिर भारत के हवाले से बात करेंगे जिनका इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा तो कर रहा था पहलगाम वाक़े के ऊपर, लेकिन इन 2 पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा उनके सामने, और सबसे बढ़कर ये कि उन तमाम झूठे दावों को मुस्तरद भी किया। किस हद तक उनकी इस अचीवमेंट को पाकिस्तान में देखा जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो भारत की 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है उसके लिए 2 सपूत ही काफ़ी थे। ये वो 2 सपूत थे पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को रिप्रेजेंट किया। यकीनन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे जो भारतीय मीडिया को फॉलो नहीं करते हैं कि इन दोनों पाकिस्तानियों ने, जो कि सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस भरपूर अंदाज में रखा और जिस तूफ़ान बदतमीज़ी का सामना किया वो हम में से बहुत से लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इंडियन मीडिया की रविश रही है कि ना तो वो दूसरे को बात करने देते हैं, ना उसको अपना मौक़िफ़ पूरा बताने देते हैं और ना ही अपना आर्गूमेंट बिल्डअप करने देते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों ने पाकिस्तानी होने का हक़ अदा कर दिया और मैं चाहूँगी कि आज हम दोनों मेहमानों को ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट करें बल्कि इसके साथ इनकरेज भी करें उन पाकिस्तानियों को जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान अपना केस मजबूत अंदाज में सच पर होने के बावजूद भी लड़ नहीं पा रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में ये दोनों मौजूद हैं। हैदर हयात खान साहब, इनका ताल्लुक तो खुद पब्लिक न्यूज़ के साथ है, और इसके अलावा अहमद हसन अल अरबी, ये भी सहाफ़ी हैं। दोनों सहाफ़ी और तजियाकारों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। पहले तो हसन साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप बहुत से चैनल्स में आपने इंटरेक्ट किया, जिस तरह भारत ने विद इन नो टाइम जो डिबेट शुरू कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन जायद करने का, जो पूरा एक सिनेरियो बिल्डअप कर दिया था, उसमें उनका मीडिया जो जहर उगल रहा था, कितना मुश्किल था वो एक्सपीरियंस करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, क्योंकि भारत में एक मसला ये है कि वो पाकिस्तान से सहाफ़ियों को तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको बोलने का मौका तो देते नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी ही बहुत शुक्रिया। इसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं। इंडिया का जो सारा नैरेटिव है वो इंडियन मीडिया ही पैडल करता है, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उस मीडिया पैडल्ड नैरेटिव के अलावा ग्राउंड के ऊपर इनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कोई डेटा नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता। और उसी मीडिया का ये इस्तेमाल पिछले स्पेशली 10 सालों से एक स्पेशल ऑडियंस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, जो बीजेपी को फॉलो करे, जो मोदी को फॉलो करे, जो योगी को फॉलो करे, जो इन सबको फॉलो करे। उस सारे नैरेटिव के लिए इन्होंने एक फेक स्टोरी बनाई हुई है जिसको स्किज़ोफ्रेनिक आइडियोलॉजी भी कहते हैं। ये कहते हैं कि जी अखंड भारत जो हमारा था वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर नेपाल तक था, और उसके अलावा हिंदू राष्ट्र इज फॉर द हिंदूज ओनली। और ये जो सारा एक हाइपर वेंटिलेटेड इन्होंने एक फनेटिक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड वर्क प्ले किया है, उस पे इंडियन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब उस मीडिया में जो अर्नाब गोस्वामी है, ये जो रिपब्लिक चैनल जिसकी आप बात कर रही हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है अजित कुमार डोवल की इंडिया फाउंडेशन के साथ, और अजित कुमार डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो डायरेक्टली इसका नैरेटिव पैडल कर रहे होते हैं, टो कर रहे होते हैं। क्योंकि अर्नाब गोस्वामी की जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी वो ऑडियंस है जो कल्टिस्ट है नरेंद्र मोदी के। तो उस चैनल के ऊपर जाके अगर आपको इनकी बैकग्राउंड पता हो, आपको पता हो कि किस तरीके से काम करते हैं, आपको पता हो इनकी टेक्निक्स क्या हैं और इनकी वीकनेसेस क्या हैं, तो उस चैनल पे जाके अगर आप इनके नजरियात को, यानी इनकी जो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है उसको टारगेट करेंगे तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मेरा जो जिस पर्टिकुलर शो की आप बात कर रही हैं, उस शो में एक्चुअली दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनके साथ ये होगा। वो शो मेरी जिंदगी का पहला शो था, उनको तो नहीं पता था कि उनके साथ ये होने वाली है। तो उसमें जब इनकी आइडियोलॉजिकल बैकिंग को टारगेट किया गया तो जाहिर है दिस इज समथिंग कि वो जो ऑडियंस इन्होंने 10-12 साल से तैयार की थी उसको वो ये सुनने नहीं दे सकते कि तुम 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहे हो, तुम्हारी जो जुबान है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, मुसलमानों की जुबान है, अभी भी तुमको हमारा खौफ है, तुम्हारा जो लफ्ज शहीद इस्तेमाल करते हो वो कुरान की इस्तिलाह है, अपने फौजियों, मरे फौजियों के लिए तुम्हारे पास कोई लफ्ज नहीं है, तुम हमारी जुबान की तरफ देखते हो, तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है। सो ये सारी चीजें जब उनको बताई गई तो डेफिनेटली उनकी जो सारी फाउंडेशन थी उसने शेक किया। फिर जब वो टेररिज्म, उनको पता है कि वो दहशतगर्दी करते हैं, उनके सारे कल्टिस्ट के सामने इंडिया ब्रैग करता है कि वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करता है, लेकिन जब उनका इस बात पे मुंह तोड़ा जाए तो फिर जाहिर है उन्होंने जो अपने एक फॉल्स नोशन बनाया हुआ है, अपनी इंडिया का एक फॉल्स ऑरा बनाया है, पोजीशन में नहीं रहते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा हैदर ये बताइएगा कि ये जिस तरह इंडियन मीडिया के बारे में तफसीलन बता रहे हैं हसन, तो एक चीज़ तो ये बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि मोदी सरकार के आने के बाद ज़्यादातर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को उनके दोस्त अहबाब खरीद चुके हैं, वो एक कॉर्पोरेट मीडिया की शक्ल अपना चुके हैं। वो वहाँ जर्नलिज्म नहीं हो रहा जिस तरह पहले कभी थोड़ा बहुत होता था। आपके ख्याल में वहाँ का जो मीडिया है वो कितना सपोर्ट करता है? आपने खुद भी कई शोज़ में आप बैठे और आपने जिस तरीके से वहाँ आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करने की कोशिश की, मतलब कोई भी इंसान वहाँ पर जो सेन किस्म का हो वो अपनी बर्दाश्त खो देता है। आपके ख्याल में वो तमाम इशूज़ को इसी तरह लेके चलते हैं, या ख़ास तौर पर जहाँ पाकिस्तान आ जाए वहाँ पर उनकी स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी होती है हुकूमत की वो उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैंने जो फील किया है ना गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर, जो मैंने इंडियन मीडिया पे जो मेरी अपीयरेंसेस हुई हैं और उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा है,
गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर मैंने ये नोट किया है कि इंडियन मीडिया पाकिस्तानी इश्यूज़ को इंडियन इश्यूज़ से ज़्यादा हाईलाइट करता है और अल्टीमेटली उसका मकसद समझ में आता है कि इलेक्शन से पहले जो एक एंटी पाकिस्तान रेटरिक क्रिएट करना होता है। और गुज़िश्ता दोनों जो इलेक्शंस हैं 2019 का और ये गुज़िश्ता इंतखाबात जो हैं उसमें भी अगर आप देखें तो एक बड़ा रोल उस रेटरिक का रहा है। गो के हमेशा से भारत के इंतखाबात के अंदर एंटी पाकिस्तान रेटरिक चलता रहा है, लेकिन इन 2 इलेक्शंस के अंदर तो बिलखुसूस ये सब कुछ हुआ। और उससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, पुलवामा, अभी ये पहलगाम और इससे पहले जो कुछ होता रहा और उसके बाद उसको जिस तरीके से कैश किया गया, पुलवामा का जो ड्रामा रचाया गया था उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरह इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर जिस तरीके से कवरेज दी और जिस तरीके से रिएक्ट किया, वो क्लियरली पता चल रहा था कि बीजेपी की कोई टीम है जो पूरे इंडियन मीडिया को चला रही है और वो सिर्फ बीजेपी का नैरेटिव जो बीजेपी चाहती है वो चीजें जो है वो स्क्रीन पर ला रहे थे। अभी भी यही कुछ है, स्पेसिफिक इंसिडेंट के अंदर भी, पहलगाम के अंदर भी उन्होंने वही कुछ किया, लेकिन इसको अगर उन्होंने ये ड्रामेबाजी भी करनी थी तो इसको बड़े बेहतर तरीके से कर सकते थे। उन्होंने उसको एग्जीक्यूट ठीक तरीके से नहीं किया और वही वो पॉइंट्स थे जो हमें मिले। फिर उनके ऊपर हम लोगों ने उनके साथ जो टिका के बहस की और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें पाकिस्तान से भी मिला। और वहां पर भी वो लोग, जिस तरह अहमद भी बता रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग इस तरीके से उनके साथ डिबेट करेंगे। वो बड़े टारगेटेड क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जिन पे वो हमें तकलीफ दे सके वो क्वेश्चंस करते थे, लेकिन उनका जवाब उनको अगर वो मिले जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, फिर वो यही करते हैं, म्यूट कर देते हैं, आवाज बंद कर देते हैं। तो कोशिश यही की कि पहले जो चंद सेकंड्स हैं उनके अंदर वो बात कर दी जाए जो उनको हिट भी करे, जो वो बर्दाश्त भी ना करें और जो उनका जो नैरेटिव है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो। बाकी जिस तरह आपने खुद कहा कि वहां की जो बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मोदी के दोस्त जो हैं वो खरीद चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे वो चीज चला रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात नहीं है, इवन इंडिया के अंदर भी जो इश्यूज हैं वो सिर्फ वो इश्यूज चल रहे हैं जिनसे बीजेपी को कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मतलब भारत के बहुत मसाइल हैं और अगर वो उन्हीं के ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे तो उनको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इश्यूज के ऊपर आने का मौका तक नहीं मिलेगा, लेकिन उनको सामने नहीं लाते। हैदर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, मुझे कुछ पॉइंट्स दोनों से आपसे डिस्कस करने हैं। हसन, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो एक रूमर है कि शायद बिहार में इलेक्शन है इसलिए भारत ने ऐसा किया है, कुछ लोगों की राय यह है कि वहाँ पर अजय डोवल और इस किस्म के लोगों ने आज़ाद कश्मीर के ऊपर उंगली उठाई है कि इसको भी हमने हथियाना है, इसलिए वो ये पूरा माहौल बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जंग का माहौल बन चुका है, शायद ना भी हो लेकिन हम तैयार हैं। आपके ख्याल में भारत ये अफोर्ड कर सकता है? इससे पहले उड़ी में जो हुआ, फिर पुलवामा में जो ड्रामा उन्होंने रचाया कि हमने इतने लोग मार दिए हैं, हकीकत में पता चला कि वो दरख्तों को गोलियां मार के गए हैं। आपके ख्याल में भारत में इतनी, मतलब इस वक्त इस सिचुएशन में फेस कर सकता है वो कि वो किसी किस्म की जंग में पड़े? देखें, प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इंडिया ये जंग अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स नॉट। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस बैटल, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस वॉर। इंडिया के अंदर 120 प्लस इंसर्जेंसीज हैं इस वक्त और बहुत ब्रूटल है। इस वक्त पूरा 7 सिस्टर स्टेट्स भड़क रहा है। मणिपुर के अंदर इन्होंने 1-1.5 साल तक अपना चीफ मिनिस्टर रखा। चंद महीने, 1-1.5 माह पहले इन्होंने वो चीफ मिनिस्टर हटा दिया। मणिपुर के ऊपर इन्होंने एफस्पा लगा दिया जो कि इनका नोटोरियस लॉ है और मणिपुर के अंदर इस वक्त फौज है। नागालैंड 14 अगस्त को अपनी आज़ादी की तकरीब मनाते हैं। अभी पिछले दिनों सूफी नागा ने जो झंडा जलाया है नागालैंड का, वो नागालैंड के अंदर बहुत ज्यादा भड़क रही है बगावत। नागालैंड की एक खातून है जिनका नाम ग्रेस कॉलिंस है, नागालैंड की नहीं है, साउथ कोरिया की है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने पिछले दिनों उनको ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ नागालिम ग्रेटर नागालैंड कहा है। उसके बाद जो सिक्किम के अंदर इस वक्त बगावत है, वेस्ट बंगाल इस वक्त जल रहा है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। खालिस्तान के जो सिख हैं वो इनको छोड़ना चाहते हैं, वो इनसे अलहदा होना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया टेरर फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो चुका है टेक्निकली, और नरेंद्र मोदी इस वक्त इतनी उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है। तो टेक्निकली इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर एट दिस वेरी मोमेंट। एक तरफ इंडियन आर्मी है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी है। इंडियन आर्मी ने जंग की ही नहीं है और पाकिस्तानी आर्मी पिछले 20 साल से जंग कर रही है। हमारे यहाँ कोई शहीद होता है, हम कंधे पे सजाते हैं, उसको लहद में उतारते हैं और अगली जंग के लिए हम तैयार होते हैं। इनकी तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, इनके 2 बंदे मर गए। सो ये फैक्ट, लेकिन दुनिया की तारीख में 14,700 जंगें हुई हैं 5,000 साल नोन हिस्ट्री में। हर जंग में किसी ना किसी फरीक ने मिसकैलकुलेट किया और इंडिया इज ग्रेवली मिसकैलकुलेटिंग। ठीक। और इस वक्त जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है, पिछले 3 साल के इनकी जो वेपन प्रोक्योरमेंट है और इस वक्त जो पूरी इनकी बॉडी लैंग्वेज है, इंडिया अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा मिस एडवेंचर नहीं करता तो इट इज गोइंग टू बी अ मिरेकल।
ठीक। अच्छा हैदर, मुझे क्विकली आपसे लास्ट फ्यू मिनट्स हैं कमेंट चाहिए कि अभी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुरपतवंत सिंह साहब मौजूद थे जो कि सिखों की कम्युनिटी के हेड हैं। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को बड़ी पैसिव जो है स्टांस नहीं रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक प्रेस ब्रीफिंग या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि जी भारत अगर हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो सामने रखें जो सबूत आपके पास हैं। आपके ख्याल में हम कितने तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और हमें ज़रूरत है क्या इतने तहम्मुल का मुजाहरा करने की अगर इस किस्म के इल्ज़ामात हम पर लगें तो? मेरा ख्याल है कि हम लोगों की ना इज्तमाही तौर पे अप्रोच ये होती है कि हम हर चीज़ को थोड़ा सा लाइट लेते हैं, और सेकेंडली हम चाहते नहीं है कि चीज़ें एग्रेशन की तरफ जाएं, हम चाहते हैं मामला सेटल हो जाएं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि भारत की मुसलसल गुज़िश्ता 10-12 साल से जो अप्रोच रही है उसके बाद कम से कम भारत के साथ हमें अपने जो अप्रोच है उसको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हुकूमत है इस वक्त, जो शख्स बरसर इक़्तिदार है, वो कभी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। जिस तरह अहमद भी कह रहे थे, वो लोग बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं करते कि इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ जंग करें। और उनका मीडिया, मैं समझता हूँ, मैं बार बार ही उनके मीडिया पर भी बात कर रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक इंसिडेंट के बाद शायद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ और प्लान किया हो, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उन्होंने कुछ और करना हो, लेकिन जितना प्रेशर अब उनके मीडिया ने बिल्ड कर दिया है, अब बात वही है कि मोदी अब कुछ नहीं करता तो भी मरता है, कुछ करता है तो भी मरता है, क्योंकि हमारी फोर्सेस और हमारी पूरी अवाम तैयार है। यहां पर लोग गुज़िश्ता 5-7 रोज से मैं देख रहा हूं, वो ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया क्यों कुछ कर नहीं रहा। ये अप्रोच है यहां पर लोगों की, और हमारे यहाँ पे जंग को लेकर जज्बा और है, बिलखुसूस भारत के साथ जंग को लेकर जज्बा और है। ये जज्बा जो है वो भारत में नजर नहीं आता। तो मैं ये समझता हूं कि इस सारे मामले के अंदर जो इंडिया की पोजीशन है वो बड़ी वीक है, और हमें थोड़ा सा बिल्कुल इसके ऊपर एक्टिवली काम करना चाहिए। गुज़िश्ता चंद सालों में हमारे पास बड़े ऐसे मौके थे जब हम भारत को ग्लोबली एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता हमने क्यों नहीं किया। मतलब जिस वक्त फेटफ में भारत हमारे खिलाफ लॉबिंग कर रहा था, उसी वक्त भारत के 22 बैंक्स के खिलाफ रिपोर्ट आई थी कि वो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। हमने ग्लोबली उसको उस तरह एक्सपोज नहीं किया। अब देखें कि गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर यूरेनियम की जो चोरियां हुई हैं भारत के अंदर, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। यूरेनियम की चोरी, यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी हम ग्लोबली भारत को उस तरह एक्सपोज नहीं कर सके। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा एक्टिवली जो है वो इसके ऊपर फ्रंट फुट पर आए और भारत को अब ग्लोबली एक्सपोज करना शुरू करें, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक मोदी जो है वो भारत में बरसर इक़्तिदार है, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तो हमें अब इस अप्रोच को खत्म कर देना चाहिए, एटलीस्ट जब तक बीजेपी गवर्नमेंट में इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, हैदर आयात खान साहब और अल अरबी। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा लोग नहीं, लिमिटेड तादाद में लोग थे जो कि इंडियन मीडिया के ऊपर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उनके परखचे उड़ा कर रख दिए और यकीनन अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से भरपूर अंदाज में दिया, और इसीलिए तमाम पाकिस्तानी उनके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अब हार्ड स्टांस अपनाने की ज़रूरत है। बड़े तरीके के साथ, तहम्मुल के साथ आपने बड़े साल गुजार लिए, लेकिन अगर इल्ज़ामात जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाएं तो फिर उनका जवाब मांगना बड़ा ही ज़रूरी होता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।